ओम शांति, नमस्ते। प्यारे साथियों, आपने उस अनंत की कथा, परमात्मा के बहुत प्यारी, बहुत समीप गॉड्स मैसेंजर दादी जानकी जी के जीवन के वृत्तांत और कैसे उनकी सेवाएं कैसे रहीं, कैसे उन्होंने विदेश में सेवाओं कैसे बढ़ाया। हम बहुत दिलचस्प कहानी सुन रहे हैं। बड़ी अच्छी यात्रा हमारी हो रही है हमारी हंसा बहन जी के साथ। तो हम आगे सुनते हैं हंसा बहन से कि हंसा बहन कैसी सेवाएं विदेशों में होती रहीं, किस तरह से भारत से जाकर के विदेशों में अलग अलग कल्चर, फॉरेन की अलग अलग वहाँ की रीत, वहाँ के रिवाज, वहाँ की भाषा, वहाँ के रहन सहन, खान पान, कैसे उन्होंने दादी जी ने सबको अपने साथ लिया, कैसे प्रभावित किया, कैसे परमात्मा के करीब लाई। आगे हम सुनते हैं इस सफ़र को हंसा बहन के साथ। हंसा बहन, और स्वागत है आपका। आप बताएं कि किस तरह से आपने दादी के साथ रह कर के, और दादी जी में विशेषताएं तो बहुत थी, लेकिन ये कमाल की बात है कि विदेश में जा कर के फॉरेन कल्चर को भारतीय वेशभूषा में और परमात्मा में विश्वास दिलाना, जहाँ पर तो सब परमात्मा को मानने वाले भी नहीं होते हैं, विदेश में तो गजब गजब कल्चर है। कैसे वो लोग जुड़ते गए आपसे, बाबा से, दादी से, कैसे जुड़ते गए? जैसे कि दादी जब आई 74 में, उस समय फिर काफ़ी वेस्टर्नर्स भी आना शुरू किया, और जैसे जैसे वो उनको ज्ञान अच्छा लगा तो फिर एक्स्ट्रा उनकी पालना होती रही। उनके साथ बैठना, उनको बातें सुनाना, मुरली की गहराई में जाना, और इस रीति से बहुत जैसे प्यार से दादी उनको समय देती थी। जैसे बाबा भवन में भी कोर्स जिन्होंने पूरा किया होता था तो उनका 1 मंथ इंटेंसिव रहता था। तो उस समय भी जैसे ज्ञान की गहराई में ले जाना, और जयंती बहन और सुदेश बहन भी थी तो उनकी पालना बहुत अच्छी रीति से होती थी, और बहनें भी। तो जैसे प्यार जो चीज़ है, प्यार से जो पालते थे उनको, और अपने आप अंदर से उनको मोटिवेशन होता था, नहीं हमको अंदर से चेंज होना है। तो जैसे दादी क्लासेस भी लेती थी, क्लासेस में भी सुनाती थी कि इस जैसे बहुत सिंप्लीफाई रीति से ज्ञान सुनाती थी। इस रीति से करे तो ऐसा रिजल्ट मिले, ये करेंगे तो इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस रीति से बहुत सिंप्लीफाई करती थी दादी। तो अपने आप जैसे हम कोई आते थे रंगीन कपड़े में और औरों को देखते थे कि वाइट सफ़ेद कपड़े में पहन, तो उसी रीति से अपने आप अंदर से मोटिवेशन होता है कि नहीं मैं नेक्स्ट टाइम, क्योंकि वातावरण का भी जो जगह के जो वातावरण है बन जाते थे, वो अपने आप उनको अंदर से जागृत करता था। एक बात अंदर से जागृत होते थे। जैसे कि अपने ज्ञान में सिलेबसी की बात है, पवित्रता, ब्रह्मचर्य की बात है। विदेश में जहाँ पर बिल्कुल इसके एकदम वेस्टर्न कल्चर क्या है, क्या हम जब उनको बताते थे तो उनको ऐसा नहीं लगता था कि ये तो बड़ा कठिन है, ये तो यहाँ संभव नहीं है, या कैसे इसको डील करते थे? मीन्स जैसे कोशिश करते थे, ज्ञान सुनते थे, और उसका जो नुकसान क्या है उसी में, तो वो उसका जो बेनिफिट क्या है, ये सब छोड़ने से 5 विकार छोड़ने का जो बेनिफिट क्या है, नुकसान क्या है, ये अगर इनों के बुद्धि में समझ में आ जाए तो फिर सहज रीति से चलने लग पड़ते थे। और मैंने सुना है कि या तो जल्दी से अंदर आता नहीं है और समझ में आ जाता है तो उसको अच्छी तरह से करते हैं। जी, विदेशियों की ये विशेषता है। जी, जैसे मैं बताती हूँ कि दादी शुरू में जब 74 की बात है, जब जिनीज पैदा हुई थी, उसने जब ज्ञान तो उस समय वो बहुत स्मोकिंग करती थी। जी। तो दादी को इसमें से बहुत तकलीफ होती थी। अच्छा। क्योंकि उसकी जो खुशबू है, सब कुछ है, तकलीफ होती थी। अच्छा। उसको ज्ञान तो बहुत अच्छा लगता था। फिर दादी ने उसकी नुकसान की बातें जो बताई इस रीति से, तो वो खुद अपने आप आते आते सेंटर पर आते, वाइब्रेशंस, प्यार अपने आप छूटता गया।
वंडरफुल वंडरफुल कहानी है। सुना मैंने ज्ञान कि की दिनेश बहन जब गहराई आई में। तो वेशभूषा भी उनके ऐसे हैं कि भाई जी बड़े करीब नहीं बैठ सकते हैं, बात भी नहीं कर सकते हैं, जी उनका अलग ही तरीका होता है। लेकिन दादी के पास आकर के कैसे कितना चेंज हो गया है, जी। बहुत अच्छा है। वो दादी और जो हमारी वरिष्ठ बहनें भी थी, उस रीति से भी गहराई में उनको लेके जाने का, उनको पालना देने का, तो कोई कठिन नहीं लगता था, क्योंकि बहुत सारी बहनें जैसे जून के हाँ, जून सैंपल वेस्टर्न सामने हैं जी तो उनको देख करके फॉलो जी करने में आसान होता है। जी अब ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस कैसे पहुंचे, वहां तक कैसे निर्माण हुआ? जी। जैसे कि हमने बोला कि अलग अलग जैसे स्कूलों में, क्योंकि संडे क्लास तो बहुत बड़ा हो गया था, तो भी कहाँ बिठाएंगे सभी कम्युनिटी को। सेंटर बहुत छोटा हो गया होगा। जो कम्युनिटी सेंटर छोटा, और स्कूल जो हम हायर करते थे वो भी छोटा हो रहा था। तो फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो कुछ करना चाहिए, तो किसी ने एक जगह दिखाई। अच्छा। हाँ, उस समय उस रास्ते जैसे कोई भी और बिल्डिंग्स नहीं थे, थोड़े थोड़े इंडस्ट्रियल थोड़ी बिल्डिंग्स थी, लेकिन जो जगह देखी थी दादी को बहुत जैसे यही स्थान है और यहाँ से ही हम अपना सेंटर बनाएंगे। तो फिर भूमि पूजन के लिए भी बड़ी दादी आई थी, दादी ने अपना ब्लेसिंग्स दिया, फिर बहुत बड़ा स्थान बन गया। जी। और ओपनिंग के समय भी यहाँ से बहुत वरिष्ठ भाई बहनें आए थे, जगदीश भाई भी आए थे, तो दादी, मोहिनी बहन, गंगे दादी भी आई थी उस समय, हाँ, ईशु दादी। तो इस रीति से ओपनिंग के समय बहुत, और प्रिंसेस बैज़मा को बुलाया गया था जो जॉर्डन की प्रिंसेस है, तो वो भी आई थी। तो उस रीति से फिर सबकी ब्लेसिंग से बहुत ही जैसे इतना सेवा शुरू हुई, किस रीति से अपना कल्चर प्रेजेंट करते हैं, किस रीति से रहते हैं, तो सारा हाउस फुल हो जाता था। हाँ, जैसे कि दिसंबर मास में क्रिसमस पैंटोमाइम रखते थे, तो हज़ारे बच्चे आते थे वो पैंटोमाइम देखने के लिए, क्योंकि वैसे भी बाहर लंदन में वो ये पैंटोमाइम प्लेस दिखाते हैं क्रिसमस रिलेटेड। तो ये किसी ने सोचा कि हम इस रीति से ग्लोबल हाउस में भी हम इस रीति से पैंटोमाइम बनाएंगे, तो बहुत सारे स्कूल के बच्चे, तो सब स्कूल्स को इत्तला कर देते थे कि आप आ सकते हैं बच्चों को लेके। तो टाइम मुकर्रर कर देते थे, सुबह का टाइम, बैचेस बनते थे, तो हज़ारे बच्चे आते थे उसमें। हाँ, तो कभी सिंधी प्रोग्राम बनता था, तो कभी हिंदी प्रोग्राम बनता था, तो इस रीति से अलग अलग प्रोग्राम्स बनते रहते थे। और फिर हमारे जो जो त्योहार होते थे, जैसे दिवाली है, शिवरात्रि है, उससे क्रिसमस है, तो उस रीति से वो प्रोग्राम्स बनते थे। फिर ग्लोबल हाउस का जो एनिवर्सरी का दिन होता था, तो वो प्रोग्राम्स रखते थे। मीन्स वैराइटीज़, कुछ ना कुछ चलता ही रहता था, एज वेल एज वहाँ कोर्सेज भी बहुत चलते थे, ग्रुप कोर्सेज, सिंगल इंडिविजुअल कोर्सेज। तो उस रीति से फिर जैसे जैसे वहाँ भी सेवाएं बढ़ती गई, तो ग्लोबल हाउस फिर छोटा पड़ा। और दादी बहुत वहाँ किस साल की बात होगी जब ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस जो मिला? 91 में इनॉग्रेशन हुआ था। अच्छा। हाँ। 91। पहले कुछ और था ग्लोब गेट हाउस, अच्छा। उसको तोड़ फोड़ करके फिर नए सर रिन्यू करना। हाँ, रिन्यू कर अपना ही बनाना पड़ा। तो मतलब एक लंबी संघर्ष के बाद यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से वहाँ गए, वहाँ से वहाँ गए, और अब तो बहुत बड़े स्थान की जरूरत पड़ने लगी। लेकिन जब बन भी रहा था ना, तो हर गुरुवार को दादी वहाँ साइट पर जाती थी। हाँ, और वर्कर्स को फल लेके जाती थी, टोली लेके जाती, तो जितने भी वर्कर्स थे उनको सबको गुरुवार के दिन वहाँ फल देना। और एक बाबा के कमरे भी रखा था जो हर समय जाते थे, किसी को भी योग करना है तो वहाँ जाके योग करते थे।
दादी हमेशा जाती थी वहाँ, वाइब्रेशंस देती थी। तो वो साइट पे हमेशा जाना, इन्हों को प्यार से मिलना सभी को। तो इस रीति से 2 साल में बहुत अच्छा बन गया। सारा टाइम दादी वो उसी का ही स्मृति में था कि मॉडल बनाना था। तो दादी के आने के बाद तो इतनी वृद्धि हो गई, तो और अनेक प्रकार के लोग आना शुरू किया। लेकिन ग्लोबल हाउस ने भी बहुत अच्छी सेवाएं वहाँ की। आज दिन तक ऐसे नहीं लगता है कि 25-30 साल हो गया उस हाउस को, इतना जैसा था वैसा 25-30 साल में जी। और उसी समय जब बन गया तब वो लोग सोच रहे थे कि बड़ा रिसेप्शन था, तो रिसेप्शन पर कौन बैठेगा। तो पहला हमको ही बिठाया गया कि कोई भी दरवाज़ा से आएगा तो रिसेप्शन पहले आएंगे, फिर पूछताछ करके फिर अंदर जाने देते थे। तब मैं दादी अपना सिटिंग रूम में बैठती थी, अपना कारोबार करती थी, लोगों को मिलती थी, तो वो सेवा करती थी। और मैं रिसेप्शन पर बैठ के जो आते थे फ़ोन्स लेती थी, फ़ोन पास ऑन करना। तो इसलिए पूरा रिसेप्शन का कारोबार हम संभालते थे। तो ये भी हमने अनुभव किया कि आप भी दादी के रंग में रंग गई पूरी अच्छी तरह से। फिर तो ग्लोबल हाउस भी बहुत छोटा पड़ा। फिर बाजू का जो प्लॉट था, अच्छा। वहाँ भी कुछ ग्लास का विंडोज़ की शॉप थी। तो उन्होंने बोला अगर हमको लेना है, तो फिर दादी ने सोचा कि अभी ये जो जगह बहुत छोटी पड़ रही थी, ऑफिसेस वगैरह, और वहाँ क्या है कि रेजिडेंशियल एरिया नहीं था। अच्छा। ग्लोबल हाउस बन तो गया, लेकिन हम सब रहते थे टेनिसन रोड में, बाबा भवन में, बहनें रहती थी शक्ति भवन में। हाँ, तो वहाँ रहने का स्थान नहीं था। तो फिर दादी ने सोचा कि ये जो दूसरा एक्सटेंशन जो बनेगा उसमें कई कमरे ऐसे रेजिडेंशियल का बनाएंगे। तो हम जब बाबा भवन में रहते थे और दादी को रोज़ उस समय हम गाड़ी चलाती थी, तो सब सुबह चले जाते थे ग्लोबल हाउस में। दादी बहुत नियम की वो थी पक्की, तो सबको सिखाया था आपको क्लास में जाना है। तो मुरली में 6:30 सब चले जाते थे बहनें, और मैं रह जाती थी दादी के साथ क्योंकि दादी जब तक मुरली चलेंगी तो तब तक दादी तैयार हुए, दादी को स्नान पानी करा के तैयार करके फिर हम कार में लेके जाते थे। तो आप ड्राइविंग करके ले जाते? मैं, हाँ। और क्या होता था कि बारिश भी होती थी तो स्नो बहुत गिरता था। तो जब तक दादी स्नान करे तब तक मैं सारा स्नो गाड़ी से उतारना, सारे रास्ता जब घर के बाहर क्लियर करती थी मैं, सब करना पड़ता गाड़ी। फिर मैं सोचती थी कि बहुत गाड़ी तो बहुत ठंडी थी, हम हीटर तो चालू कर देते थे गाड़ी में, कार में, लेकिन फिर मैं सोचती थी कि और भी ठंडा है तो दादी आएंगी तो दादी को तो ठंडी लगेंगी। तो फिर हम 2 हॉट वाटर बॉटल लेके एक पाँव के आगे रखती थी और कुर्सी पर रखती थी मैं। तो एक तो सारा स्नो हटा लेती थी गाड़ी से, गाड़ी के ऊपर से, और फिर कार में हॉट वाटर बॉटल रख देती थी। जब तक दादी बाहर निकले तब तक ये काम कर लेती थी। फिर मैं जल्दी ऊपर आके दादी को तैयार करती थी, फिर उसको नीचे लेके आके गाड़ी में, कहानी है रियली, कार में बिठाती थी। बर्फ इतना स्नोफॉल हो रहा है, गाड़ी पूरा है, गाड़ी ठंडी भी है, खुद को भी ठीक रखना है, दादी को भी करना है। बड़ी गजब की कहानी है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा रहा हंसा बहन जी, बहुत अच्छी रही। अच्छा, ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस जो बना तो उसके साइड वाला ले लिया गया रेजिडेंस के लिए? ग्लोबल हाउस बना 1991 में, उसका इनॉग्रेशन हुआ था। और ये दूसरा स्थान 2003 में बड़ी दादी आके उसका इनॉग्रेशन हुआ था। हाँ, उसका नाम रखा डायमंड हाउस। डायमंड हाउस जी। लेकिन ऐसा दादी ने, जैसे नक्शे वाले ने तो नक्शा बना दिया,
लेकिन दादी ने कहा कि हमको ऐसा चाहिए जो हम एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग जा सके। तो फिर दादी ने बहुत अच्छा आइडियाज़ दे के वो जैसे ब्रिज बना दिया कि बाहर बिल्डिंग से जाके दूसरे बिल्डिंग में ना आके अंदर ही अंदर जाके उसको ब्रिज बनाया। तो बहुत सुंदर सा वो भी बिल्डिंग बन गई जो ऊपर 13 रूम्स हो गया। फिर नीचे भी कई रूम्स, बच्चों का कमरा बना, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, और फिर एक कॉन्फ्रेंस हॉल बना, क्योंकि ग्लोबल हाउस में जो सेमिनार रूम था वो भी काफ़ी छोटा हो गया था। तो वहाँ भी कॉन्फ्रेंस हॉल, छोटी छोटी ऑफिसेज, मुरली डिपार्टमेंट, ट्रैवल डिपार्टमेंट, जैसे मधुबन की स्टाइल में मुरली डिपार्टमेंट, ट्रैवल डिपार्टमेंट, फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, इस रीति से सारा वहाँ बना। और ऊपर रेजिडेंशियल। फिर दादी का आना जाना थोड़ा तकलीफ रहती थी क्योंकि रोज़ का आना, अभी ये घर बन ही गया था। तो फिर हम बाबा भवन से डायमंड हाउस में शिफ्ट हो गए जी। तो यहाँ रहने लगे। तो दादी के लिए बहुत ही इजी हो गया, क्योंकि दादी के कमरे से आओ, लिफ्ट वहाँ पास में ही थी, नीचे जाओ तो बैक स्टेज और सीधा स्टेज पर आ जाओ। इस रीति से दादी के लिए बहुत इजी था। बहुत अच्छा। और बड़ी दादी को भी बहुत अच्छा लगा, और गुलजार दादी को, क्योंकि कमरे से निकलो, सामने छोटा सा पेंट्री, किचन, जो भी करना है वहाँ कर। तो नए स्थान का नाम क्या रखा गया? डायमंड हाउस। डायमंड हाउस जी। फिर वहाँ बोर्ड रूम, छोटा सा मीटिंग रूम, इस रीति से काफ़ी 3 स्टेजेस में बनाया, जो सब बहुत खुश हो गए कि बहुत। और फिर दूसरा भी एक था कि कोई भी हमारे जैसे नज़दीक के थे जो शरीर छोड़ता था, तो नीचे रिसेप्शन एरिया में फिर उनका अंतिम क्रिया, वो लास्ट, अच्छा, वहाँ कॉफिन आती थी और सब सेरेमनी वहाँ करते थे, फिर लेके जाते थे। जब ग्लोबल हाउस बना उसके तुरंत 2 साल के बाद फिर दादी ने कहा कि अभी यहाँ हमको ब्राह्मणों को बुलाना है तो कहाँ रखें। तो फिर दादी ने सोचा कि एक ऐसी जगह लेनी चाहिए जहाँ बहुत सारे रिट्रीट रिट्रीट सेंटर टाइप का हो। तो फिर शील दादी भी आई थी, तो वो भी बाबा का संदेश लेके आई, और एक स्थान हमने देखा था, तो शील दादी को वहाँ लेके गए ऑक्सफोर्ड में। तो वो यूनिवर्सिटी के कनेक्शन में थे, एक हेरिटेज प्लेस थे जो हम तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, लेकिन हम लीज पर लेके वहाँ जैसा चाहे वैसा हम प्रोग्राम्स रख सकते हैं, बना सकते हैं। तो शील दादी को भी बहुत अच्छा लगा वो स्थान। तो फिर वो ये रिट्रीट सेंटर कहाँ बनाया गया? ऑक्सफोर्ड में, ऑक्सफोर्डशायर, जहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, काफ़ी उसके पास। तो दादी को सेवा का बहुत वो उमंग उत्साह तो था ही ना, लेकिन कैसे और आगे बढ़े, हमेशा ये चलता ही रहा था दादी के मन में। तो ऑक्सफोर्ड में ये जब स्थान देखा, फिर हमने लिया। फिर वो सोचते थे कि अभी, क्योंकि ग्लोबल हाउस भी बना, तो वो सोचते थे जब तो पैसा भी नहीं था वो कैसे बन गया। तो दादी कहती थी वेट एंड सी। तो ग्लोबल रिट्रीट सेंटर के लिए भी अभी यहाँ कौन रह के, इतना सब सारा हाथी तो मिल गया, लेकिन संभालेगा कौन। तो दादी हमेशा कहती थी कि वेट एंड सी। हाँ। तो फिर हमारी बहनों में ही मंदा बहन को मुकर्रर किया कि मंदा बहन ये जगह संभाल सकती है। तो फिर इस रीति से अनेक यूरोप से भी कई लोग इंटरेस्ट लिया, हमारे यूके भाई बहनों में भी इंटरेस्ट लिया कि हम यहाँ रह के, हमारे में ये कला है, हम ये सेवा दे सकते हैं, हमारे में ये कला है, हम ये सेवा दे सकते हैं। फिर यहाँ बाबा भवन में ब्रिज बैंड थी,
तो उनको फिर शिफ्ट किया रिट्रीट सेंटर में कि वो भंडारा संभालेंगी। तो इस रीति से बहुत जैसे नेचुरली जैसे बना बनाया प्लान वहाँ गॉड्स प्लान, तो वहाँ हर एक अपनी अपनी जगह पे फिट हो गए। तो ये रिट्रीट सेंटर बन गया। फिर रिट्रीट सेंटर ने खूब सेवाएं किया। सब यूरोप से आते थे, सब देशों से आते थे, उनकी रिट्रीट्स रहती थी। और फिर लोकल जो मुख्य मुख्य भाई बहनें होते थे विदेश के अलग अलग ब्राह्मण कंट्रीज के, बच्चे, उनका भी कभी कलेक्टिव प्रोग्राम होते रहा। जी, उनकी खास रिट्रीट्स रखते थे। जी, हाँ, जैसे 3 दिन आने का और फिर चौथे दिन जाने का, जैसे यहाँ मधुबन में आते हैं तो इसी रीति से वहाँ लोग आते थे, 3-3 4 दिन रह के जाते थे। तो उस रीति से लोकल का भी रखते थे 1 डे रिट्रीट, और फिर VIPs का भी रखते थे। वहाँ काफ़ी कॉल ऑफ द टाइम प्रोग्राम्स रखा। लेकिन उस समय जैसे हमारे ब्राह्मण बच्चे जो 120-125 आके रहते हैं, तो कॉल ऑफ द टाइम में ऐसे नहीं करते थे 25-30, क्योंकि सबको अलग अलग कमरा चाहिए, VIPs है, तो एक इतना बड़ा गैदरिंग नहीं कर सकते हैं। तो उनका डाइनिंग रूम भी अच्छी तरह सेट करते थे, उनके ढंग के उनका रूम सेट करते थे। तो वो भी जैसे अच्छा नज़दीक में संपर्क में आ गए, जो ब्रह्मा कुमारी को बहुत मदद करते थे हर रीति से। तो इस रीति से वहाँ भी बहुत अच्छी सेवा चलती थी। फिर यूके टीचर्स की रिट्रीट, फिर यूरोपियन टीचर्स की रिट्रीट, हर साल रिट्रीट, कभी किसका, कभी किसकी न किसकी, इतने ढेर सारे प्रोग्राम, कभी स्पेन की रिट्रीट तो कभी जर्मनी की रिट्रीट। तो इस रीति से लोग अलग अलग स्थानों से आके रिट्रीट करते थे। बड़ा गजब का है कि भारत में सेवा तो अपने ढंग की होती है और सबको मालूम है, लेकिन विदेश में, विदेश की धरनी पे जाके इतना बड़ा एक्सटेंशन करना, ये गॉड्स प्लान ही कहेंगे। और दादी जी कैसे सब काम किए, गॉड्स प्लान भी था, और गॉड के पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी था जो इतनी सेवा की, वृद्धि किया और बढ़ाया। वो दादी थकती नहीं थी। ग्लोबल हाउस, डायमंड हाउस से सीधा रिट्रीट सेंटर पे जाना, फिर वहाँ 1-2 रात रहना, फिर आना, फिर जाना, उसका जाना आना होता रहता था। उसके बाद फिर और सोचा, फिर वर्दिंग में जैसे एक स्थान बन गया जो समुंदर एकदम सामने। अच्छा। हाँ, तो वर्दिंग में भी ऐसा छोटा सा रिट्रीट प्लेस जहाँ लोग जाके अपना रह के साइलेंस रिट्रीट करे, तो बहुत अच्छा सा। उसके पहले भी जैसे रिट्रीट सेंटर के ख्याल आया दादी को, तो दादी ने शुरुआत से जब से आई तब से कहती थी कि एकदम हार्ट ऑफ लंदन में कुछ हमारा होना चाहिए, एकदम सेंट्रल लंदन में। तो दादी का ये सपना था। तो वहाँ फिर एक इनर स्पेस खोला। विदेश में तो ऐसी विशेषता है कि सब जगह इनर स्पेस, जी, जहाँ मेन रास्ते पर ही होते हैं इनर स्पेस, और वहाँ के लोग आना जाना करते। जैसे ऑक्सफोर्ड में इनर स्पेस खोला था, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे वो शॉप में आते थे, बुक्स देखते थे, लिटरेचर, और फिर पूछताछ करते थे, तो बिठाते थे, समझाते थे मेडिटेशन क्या है, किस चीज़ है। फिर वहाँ पॉजिटिव थिंकिंग कोर्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स, इस रीति से उनका ढंग का प्रोग्राम्स रखते थे जो स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट हुए कि हमको ये करना बहुत ज़रूरी है। तो इस रीति से सेंट्रल लंदन में भी, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आजू बाजू में थी, तो वहाँ भी इस रीति से प्रोग्राम्स रखते थे। हर एक का पॉजिटिव थिंकिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो अपने सेल्फ एस्टीम कोर्स कराते थे। और बुक शॉप भी थी, तो लोग बुक्स को भी देखते थे, अपनी लिटरेचर्स को भी देखते थे। तो ये ब्रह्मा कुमारी क्या चीज़ है, तो अलग ढंग से सेवाएं होती थी। तो इस रीति से दादी ने बहुत आके विस्तार
में लेके गए, तो सचमुच ऐसे ही लगा कि एक मिनी मधु बन गया। बहुत अच्छा हंसा दीदी, आपने बहुत अच्छी हमारी यात्रा कराई। कहाँ से एक छोटे जगह से लेकर के और कहाँ रिट्रीट सेंटर तक पहुँचे, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। और दादी का जो दादी जी का त्याग है, दादी जी की जो तपस्या है और सेवा भावना है, ऐसा तो लगता है आपके सुनाने से तो दादी या तो हॉस्पिटल में कभी जाती होगी और नहीं तो बिल दौड़ती रही, कभी रुकी नहीं दादी, अथक बन कर के सेवा कर। और आप सभी मिल कर के दादी के साथ रह कर के बराबर उनको साथ में दिया, तभी तो ये कार्य संपन्न हुआ। ये बाबा तो कहता है ना भाई, सबकी उंगली लगाने से ही गोवर्धन पर्वत उठ सकता है। अभी और भी दिलचस्प कहानियाँ आपसे सुनते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, आपने बहुत अच्छी कहानी सुनी, किस तरह से बाबा भवन, किस तरह से आगे तमाम भवन बनते गए, विदेश की सेवाएं बढ़ती गई, विदेशों में भी कई देशों में उसकी शाखाएं खुलती गई, कैसे विदेशी आकर्षित हुए दादी जी का व्यक्तित्व देख करके और दादी जी के साथ जुड़ करके उन्होंने जीवन में परिवर्तन लाया और इस ईश्वरीय ज्ञान को समझा और अपने जीवन को सात्विक बनाया। बड़ा वंडरफुल, बड़ा गजब का दिलचस्प दास्तान है। हम सब सुनते रहेंगे, अपनी आदरणीय हंसा बहन से और भी जर्नी आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।